हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएस स्टोरीज में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब औलाद रिश्ते भूल सकती है तो माँ बाप क्यों नहीं, बुढ़ापे का सहारा कौन। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। साहूकार जी, किसी भी खेत पर अगर कोई काम हो रहा हो तो मुझे भी काम दिलवा दीजिए। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। आजकल तो मशीनों द्वारा खेतों में भी काम हो रहा है, उस वजह से कोई काम पर भी नहीं रखता। आप तो मुझे बरसों से जानते हैं, कुछ तो कृपा कीजिए। 2-4 पैसे आएंगे तो मैं और मोहित की माँ 2 वक्त की रोटी तो खा पाएंगे। बड़ी कृपा होगी, थोड़ी दया कर दीजिए। मनोहर बाबू साहूकार के सामने गिड़गिड़ाते हुए काम के लिए भीख मांग रहे थे तो साहूकार बोला, मनोहर बाबू, आश्चर्य होता है आपको देखकर। कोई समय था जब लोग आपके दरवाजे के सामने से जाते थे तो आपके परिवार की तारीफ करते नहीं थकते थे। आपके पास भी तो कितने खेत खलिहान थे, क्या सब बच्चों की पढ़ाई में ही बेच डाले? किसी समय पर आपके यहाँ की शान देखते नहीं बनती थी। कितने खेत खलिहान, इतना बड़ा मकान किसी हवेली से कम नहीं था। भरा पूरा परिवार, नौकरी, खेती, पैसा, रुपया, किसी चीज की कमी नहीं थी। यहाँ तक कि कितने नौकर आपके यहाँ काम किया करते थे। लेकिन अब देखिए, पर यह सब अचानक हुआ कैसे? क्या हुआ ऐसा आपके साथ कि आप अचानक से इतनी ऊंचाई से जमीन पर आ गिरे? सुना है कि अब तो आपके दोनों बेटे भी नौकरी करते हैं। फिर आपकी ऐसी फटीचर जैसी हालत कैसे? मुझे माफ कीजिएगा, मुझे भी अपना बुढ़ापा चलाना है। अब आप जैसे बूढ़े आदमी को क्या काम पर रखूंगा? अगर आपको काम पर रखूंगा तो काम कम और मजदूरी पूरी देनी पड़ेगी। आपकी गारंटी कौन लेगा? मुझे माफ करो और आगे बढ़ो। इतना कहकर साहूकार ने मोहन बाबू को भगा दिया। और ऐसे में वे बेचारे क्या ही करते। कहते हैं ना कि जब मुसीबतें आती हैं तो एक साथ आती हैं। एक के बाद एक मुसीबत के पहाड़ उन पर टूटते ही जा रहे थे। पहले ही ऐसे हालातों से जूझ रहे थे कि खाने की रोटी तक के लाले पड़ रहे थे। ऐसे में कहीं काम ढूंढने जाते तो वहां से भी अक्सर निराशा ही हाथ लगती। यहाँ भी बड़ी उम्मीद से आए थे कि कोई काम मिल जाएगा, लेकिन फिर उन्हें यहाँ से भी भगा दिया गया। तो अब हार कर बेचारे मोहन बाबू चलते चलते इतना थक गए कि पास में ही एक बरगद का पेड़ दिखा। उसके नीचे छाया में बैठ गए और पेड़ से बातें करने लगे। तुम्हारा ही अच्छा है, कम से कम एक जगह टिके हुए तो हो, अपनी जड़ें मजबूत करके रखे हो, किसी से सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं ही बुद्धू था जो अपने जीवन की जमा पूंजी अपने दोनों बेटों पर लगा दी। देखो, आज मेरे हाथ खाली के खाली रह गए। मुझे अपना डर नहीं है, डरता हूँ सुनैना के लिए। कहीं उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? बैठे बैठे मोहन जी की आंख लग गई। अचानक झन से आवाज आई तो मोहन बाबू ने देखा कि उनको भिखारी समझकर कुछ लोग 2-4 पैसे उनके सामने फेंक कर चले गए। मोहन बाबू की आंखें भर आईं। उन्होंने पैसे उठाए और सोचा कि लोगों से कहें कि ये भाई, मैं भिखारी नहीं हूँ। एक समय था जब मैं भी कुर्सी पर बैठकर काम किया करता था। फिर उन्हें सुनैना जी का ख्याल आया और भगवान को याद करके कहने लगे, क्या तुमने मेरे लिए यही सोच कर रखा था कि इज्जत की जिंदगी जीने के बाद जब तुम्हारे द्वार पर आने का समय होगा तो मैं भीख मांगता हुआ आऊंगा? कहते कहते मोहन बाबू रोने लगे और उन्हीं 4 पैसों से थोड़ा सा आटा खरीदा और घर की तरफ चले गए। और घर आकर पत्नी को इस विषय में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वे भी यह अच्छी तरह से जानते थे कि यदि उन्होंने अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ भी बताया तो शायद वे सहन नहीं कर पाएंगी। अपने जिस पति को अभी तक इतनी शान से जीते हुए देखा था, ऐसे में जिस पति के हाथ आज तक
उन्होंने सिर्फ दान देने के लिए आगे बढ़ते देखे थे। अगर आज उन्हें पता चला कि उनके वही हाथ लोगों के आगे भीख मांगने के लिए उठ रहे हैं, तो वह बेचारी भला कैसे ही बर्दाश्त कर पाती। वह शायद उस रोटी का एक निवाला भी न खा पाती, जो रोटी उन पैसों से मिली थी, जो पैसे उनके पति की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर उन्हें मिले थे। इसीलिए उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। उस दिन खाना पीना खाया और वे दोनों सो गए। अगले दिन फिर वो चौराहे पर जाकर बैठ गए, ये सोचकर कि कुछ काम मिल जाए। अचानक से उन्होंने देखा कि कुछ मजदूर अपने कंधे पर फावड़ा लिए इकट्ठे होकर खेत की तरफ जा रहे थे। वो भी उनके साथ हो लिए। जब वहां पहुंचे तो ठेकेदार ने कहा, अरे जवानों के बीच में इस बुढ़े का क्या काम? हटाओ इसे, मैं इसकी मजदूरी नहीं दूंगा। मोहन बाबू उसके पैरों में गिर पड़े और बोले, ठेकेदार बाबू, कुछ काम दे दीजिए। एक हफ्ते से भरपेट खाना भी नहीं खाया है। घर में मेरी बीमार बूढ़ी पत्नी है। अपना तो गुजारा मैं किसी भी तरह कर लूँगा, पर उसकी उम्मीद भरी नज़रों का सामना नहीं कर पाता हूँ जब खाली हाथ घर लौटता हूँ। तो ठेकेदार बोला कि ठीक है, काम कर लो, लेकिन याद रखो आधे पैसे दूंगा, क्योंकि तुम इन लोगों की तरह तो मेहनत कर नहीं सकते। कहाँ यह हट्टे कट्टे जवान और कहाँ तुम बुढ़े। तुम्हारी तो उनसे कोई बराबरी ही नहीं है। अगर तुम पूरे दिन लगकर भी काम करोगे तो फिर भी तुम आधा ही काम कर पाओगे। तो इसीलिए उसके पैसे भी तो तुम्हें आधे ही मिलने चाहिए ना। अगर मंजूर है तो काम करो, वरना तो दफा हो जाओ यहाँ से। मोहन बाबू ने सोचा कि कुछ नहीं से अच्छा है भले ही थोड़ा मिल जाए, कम से कम कुछ तो मिले। उन्होंने कहा कि ठीक है बाबू, आप जो बोलोगे मैं करूँगा, मैं मेहनत करूँगा, आप देख लेना, फिर मुझे पैसे देना। इतना कहकर वो उन जवानों के बीच में उनकी तरह ही मेहनत करने लगे। लेकिन आखिर में उन्हें कम ही पैसे मिले, पर वो खुश थे कि आज सुनैना भर पेट खाना खाएगी। वहीं आसपास के लोग जो मोहन बाबू को देख रहे थे, वो बातें बना रहे थे, देखो ये आदमी एक समय में नौकरी करता था, महीने का वेतन पाता था, और आज बच्चों ने इसकी ऐसी हालत कर दी कि एक समय की रोटी के लिए भी तरस रहा है। तो दूसरा मजदूर बोला, क्यों बेटे बहू इसे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? जरूर ये अपनी सेखी दिखाते होंगे। वहीं बैठा दूसरा एक और मजदूर बोला, अरे नहीं नहीं भाई, आजकल के बच्चे माँ बाप को तभी तक पूछते हैं जब तक अपनी ज़रूरतें न पूरी हो जाएं। कल तक इनको इनके बेटे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझते रहे, अब काम निकल गया तो छोड़ दिया। सोचो, उनकी पत्नी दूसरों के घरों में काम करती हैं और दोनों बेटे वहाँ नौकर चाकर के बीच आराम से पसर कर रहते हैं। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। वहीं पास में ही काम कर रहे मोहन बाबू सब कुछ सुन रहे थे और अंदर ही अंदर खून के घूंट पी रहे थे। आखिर करते भी क्या, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो लोगों की अपमानजनक बातें तो सुननी ही पड़ेंगी। अब ये रोज का हो गया था। मोहन बाबू अब दूसरे के खेतों में दिहाड़ी पर काम करने लगे और सुनैना जी के घर में किसी दिन खाने को कुछ रहता और किसी दिन नहीं भी रहता, तो आस पड़ोस में काम करके जो मिल जाता वे उसे ही बना लिया करती, और जब वो भी नहीं मिलता तो पड़ोसियों के सामने आंखों में शर्मिंदगी और आंसू लिए हाथ फैला देती, ताकि थके हारे मोहन जी को कम से कम रोटी नमक तो नसीब हो ही जाए। कुछ पड़ोसी कभी कभार आटा और चावल दे देते, तो कुछ देने के साथ साथ चार कड़वी बातें भी सुना देते, तो सुनैना जी को बड़ा दुख होता। आज फिर घर में कुछ नहीं था। खाली बर्तनों को देखते हुए उन्होंने सोचा, क्या अपना खून इतना काला हो जाता है? हो सकता है बच्चों को किसी ने बरगला दिया होगा। एक बार मोहित के बाबूजी के आने से पहले
उन्हें मैं हमारे होने का एहसास दिलाकर देखती हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंचल की गांठ खोली तो उसमें एक चवन्नी मिली और वो उस चवन्नी को लेकर पोस्ट ऑफिस में चली गईं और पोस्ट मास्टर से बोली, ए भैया, मेरे बेटे को जरा फोन लगा दो और ये चवन्नी ले लो, बड़ी मेहरबानी होगी। इतना कहकर वो हाथ जोड़कर पोस्ट मास्टर से विनती करने लगी तो उसे भी उन पर दया आ गई और उसने फोन लगाकर सुनैना जी को रिसीवर पकड़ा दिया। हेलो बेटा। मोहित, तुम्हें क्या हमारी याद नहीं आती? तुम्हारा भाई मुकेश हमें छोड़कर विदेश जाकर बस गया तो हमने तुमसे ही उम्मीद रखी थी कि तुम हमारे बुढ़ापे की लाठी बनोगे, तुम हमारा सहारा बनोगे, पर तुम शहर क्या गए, हमसे मुंह ही मोड़ लिया। मुझे तो हर रात तुम्हारी याद आती है बेटा। तुम अपनी माँ के बिना कैसे रह पाते हो? आज तुम्हारे बाबूजी दूसरों के खेतों में काम करके बड़ी मुश्किल से 2 रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं और किसी किसी दिन तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता है। बेटा, अब तो तुम नौकरी भी करने लगे हो, कुछ तो अपने बूढ़े बाप का ख्याल करो। तुम जानते हो कि अब तो उन्हें पेंशन भी नहीं मिलता है, परंतु अपनी हैसियत से बढ़कर उन्होंने तुम दोनों के लिए किया था। जब शहर में हम रहना चाहते थे तो तुम लोगों ने कहा कि वहाँ किराया ज़्यादा लगेगा, गांव जाकर रहिए। हमने तुम्हारी बात मान ली, हम लोग गांव आ गए, पर तुमने तो हमारी सुध लेनी ही छोड़ दी। अगर तुम नहीं आ सकते हो तो हमें ही अपने पास बुला लो, पर ऐसा मत करो बेटा, हम किसके सहारे जिएंगे? सुनैना जी फोन पर अपने बेटे मोहित से विनती करते हुए बिलख बिलख कर रो रही थीं और उसे अपना और अपने पति का हाल बता रही थीं कि कैसे वे दोनों अपनी जिंदगी को रो रो कर गुजार रहे हैं। कभी भूखे पेट तो कभी आधा पेट खाकर ही सोना पड़ता है। जहाँ पहले ठाट बाट से रहने वाले दोनों पति पत्नी थे, आज वे लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, शरीर में जान नहीं है लेकिन फिर भी दूसरों की चाकरी करते फिरते हैं। तो मोहित गुस्से में बोला, माँ, कितनी बार तुमसे कहा है कि दिन में फोन मत किया करो। अभी मैं ऑफिस में हूँ, अगर यही हरकत करती रहोगी ना तो एक दिन तुम्हारा फोन उठाना भी बंद कर दूंगा और मैं तुम लोगों को साथ नहीं रख सकता। मेरा स्टैंडर्ड अलग है। तुम लोगों को साथ रखूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। देखा है बाबूजी को कि कैसा काला रंग है उनका। शुक्र मनाओ कि हम दोनों भाइयों का रंग तुम पर गया है, वरना हमें तो लोग अपने साथ बैठने भी नहीं देते। ऐसे बाप को मैं शहर लाकर अपने घर में रखूंगा, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? मैंने यहाँ झूठ बोला है सबको कि मेरे पिता लंबे चौड़ी कदकाठी के, देखने में सुंदर कदकाठी के हैं। तुम लोगों को यहाँ लाकर अब मैं झूठा बन जाऊं क्या? यही चाहती हो? आखिर तुम लोगों ने हमारे लिए किया ही क्या था? अगर मांगना ही है तो भैया से मांगो या जैसे गुजारा करना है वैसे करो। और हाँ, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो जाए, मेरा मतलब है कि बाबूजी या तुम्हारी मरने की नौबत ना आ जाए, तब तक मुझे फ़ोन मत करना। मैं आप लोगों को फ़ोन करूँगा। अब रखो फ़ोन। इतना कहकर मोहित ने फ़ोन पटक कर रख दिया। बेचारी सुनैना जी हर रोज़ एक बार पोस्ट ऑफिस जाती और पोस्ट मास्टर से पूछती कि क्या मेरे बेटे ने फ़ोन किया था। जब वो इनकार कर देता तो मुरझाया हुआ चेहरा और मन में उदासी लेकर वो लौट आती थी। आते ही घर में देखा तो ना चावल था ना आटा। उन्हें अपने पति मोहन बाबू का ख्याल आया और वो एक कटोरा लेकर अपने पड़ोस में पहुंच गई। मीरा बहन, ओ मीरा बहन, अपनी पड़ोसन को आवाज लगाती हुई बोली, 2 कटोरी आटा दे दो, मेरे घर में आटा खत्म हो गया है। मोहित के बाबूजी खेत से आते होंगे, उन्हें भूख लगी होगी। महीना खत्म होते ही जब उन्हें अनाज मिलेगा तो मैं तुम्हारा आटा लौटा दूंगी। और हाँ, आटे के साथ 2-4 चम्मच सरसों का तेल भी दे देना। नमक, मिर्च और तेल मिलाकर
रोटी में चुपड़ के वो खा लेंगे। मेरा क्या है, मैं तो दूसरों के घरों में काम करती हूँ तो कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाता है, पर वो कैसे भूखे रहेंगे। सुनैना जी अपनी पड़ोसन से विनती करते हुए कहती हैं। तो मीरा बहन बोली, क्या सुनैना बहन, हर दूसरे तीसरे दिन तुम कुछ ना कुछ मांगने आ जाती हो। कहने को तुम्हारा बेटा शहर में है और तुम्हारी ये दशा। मुझे याद है बिरजू के बाबूजी मेरे बेटे को कितना सुनाते थे कि देख मुकेश और मोहित को कितना पढ़ते हैं, आगे चलकर नौकरी करेगा और मोहन को ठाट से रखेगा। पर हुआ क्या, तुम्हारा एक बेटा विदेश चला गया और दूसरा तुम्हें देखने नहीं आता और मेरा बिरजू हमारे साथ ही रहता है। इतना सुनाकर मीरा बहन ने थोड़ा सा आटा और तेल उनकी झोली में डाल दिया और वो अपमानित होकर चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लेकर वहां से चली गईं। करीब 20-25 दिन बाद शहर से खबर मिली कि मोहित ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली थी। मीरा कुछ औरतों के साथ बाजार से लौट रही थी तो उनकी नजर सुनैना जी पर पड़ी। तब तंज कसते हुए मीरा बहन बोली, सुनैना बहन, पिछले 2 महीने से कभी आटा तो कभी दाल, कभी नमक तो कभी तेल, कुछ ना कुछ मांग के ले जा रही हो, लौटाने का नाम नहीं लेती हो। मैं तो कहती हूँ रोज रोज मांगने से अच्छा है कि एक कटोरा लेकर चौक पर बैठ जाओ, बिना मांगे ही तुम्हें कुछ ना कुछ लोग दे ही जाएंगे। तो सभी औरतें हंसने लगीं और सुनैना जी की आंखें उनमें आंसू झरझर बहने लगे। दूसरी औरत बोली, अरे मीरा बहन, छोड़ो इस बेचारी को, क्या ही कहना, ये तो किस्मत की मारी है और अपने दोनों बेटों से ठगी गई है। हाँ, वो बात अलग है कि रोज रोज मांग के खाने से अच्छा है कि भीख मांगने का ही धंधा शुरू कर दें। एक बेटा विदेश में और दूसरा बेटा वहाँ शहर में रंगरलियां मना रहा है और माँ बाप यहाँ भीख मांग रहे हैं। जिस उम्र में बेटे बहू का सुख होना चाहिए वहाँ अकेली बैठी हैं और बेटा देखो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लिया और माँ बाप को पूछने तक नहीं आया है। भगवान, इससे अच्छा तो हमारे बच्चे हैं। इतना सुनाकर वो सब वहाँ से जाने लगी तो मीरा जी धीरे से सुनैना जी के कान में बोली, अगर ये सब अनाज लौटा ना पाओ तो मेरे घर भी कल से बर्तन मांजने आ जाना। सुनैना जी रोती हुई उनको देखने लगी तो मीरा जी बोली, सुनैना बहन, इतनी हैरानी से मत देखो। अरे तुम्हारा पति तुम्हें 2 रोटी नहीं खिला सकता तो किस काम का, और बेटों ने तुम लोगों को घर छोड़ दिया है। मैं तो कहती हूँ तुम अपने पति को छोड़ो और अपने पेट का इंतजाम करो। अकेली तुम्हें तो घर के काम के लिए कोई भी रख सकता है, कोई न रखे तो मैं रख लूंगी, पर उस बूढ़े आदमी को तो नहीं रख सकती, है ना। सुनैना जी गर्व से बोली, भला है या बुरा है, जैसा भी है मेरा पति मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, जो मेरे हर सुख दुख में आज तक मेरे साथ रहा। आज अंतिम पथ पर उनका साथ छोड़ दूं। अगर ये आटा और अनाज इतना भारी पड़ रहा है तो वापस ले लीजिए, पर ऐसी बातें मत कीजिए। तो मीरा मुंह बनाकर वहां से चली गई और सुनैना जी आंखों में आंसू लिए वहां से आ गईं। सुनैना जी की बुझी हुई सूरत और भीगी हुई आंखें देखकर मोहन जी बोले, क्या बात है सुनैना, उदास हो क्या? क्या किसी ने कुछ कह दिया या पड़ोसी से खटपट हो गई? सुनैना जी उदास होकर बोली, अरे नहीं, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो पड़ोसी को क्या दोष दें। जब हमारा बेटा हमसे बिना पूछे शादी कर लेगा और दूसरा हमें याद तक नहीं करता तो लोग तो बातें बनाएंगे ही। कल मैंने फिर मोहित को फोन किया तो बड़ी मुश्किल से फोन उठाया और कहता है कि आप लोगों ने हमारे लिए किया ही क्या है। तो मोहन जी बोले, सुनैना, हमारे बेटे ऐसे बदल जाएंगे हमने कभी सोचा नहीं था। हम अपने बेटों की पढ़ाई लिखाई और उन्हें सेटल कराने के लिए बस इतना बलिदान करते रहे और देखते ही देखते
हमारे बेटे कितना बदल गए। मोहन जी की प्राइवेट नॉन पेंशनेबल जॉब थी, वेतन ठीक ठाक ही था। रिटायरमेंट के बाद बच्चों ने कहा कि आप शहर में रहकर क्या करेंगे? अगर आप शहर में रहेंगे तो गांव की खेतीबाड़ी कौन देखेगा? इसीलिए आप गांव की खेतीबाड़ी जाकर देख लीजिए। तो वो गांव आ गए, पर बड़ा बेटा विदेश जाकर सेटल क्या हुआ, दोबारा झांकने तक नहीं आया। बस एक बेटी थी जिसकी शादी उन्होंने कर दी थी। बेटी माता पिता पर जान छिड़कती थी, लेकिन वो भी मजबूर थी। उसका भी अपना घर परिवार था और दूसरा अपनी ही मर्जी चलाता था, उल्टा माँ बाप में ही कमियां निकालता था। सुनैना जी रोते हुए बोली, बच्चों के पीछे अपना मकान तक नहीं खरीद पाए, उनकी खुशी के लिए शहर छोड़कर गांव आ गए, अब उनसे ही ताने सुनने को मिलते हैं। तो मोहन जी बोले, बच्चे बीमार हो जाते हैं तो माँ बाप क्या कुछ नहीं करते, विदेश ले जाकर इलाज करवाते हैं। याद है तुम्हें, मुकेश जब बचपन में बीमार पड़ा था तो गांव की जो जाने कितनी सारी जमीन थी उसे भी हमने बिना एक बार भी सोचे समझे यूं ही बस बेच दिया, केवल इसीलिए कि उस वक्त हमारे बेटे की जान को कोई खतरा ना हो, वह बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत रहे। उनकी सलामती के लिए, उनकी खुशी के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। दिन रात जब भी इन्हें हमारी ज़रूरत पड़ी, हम हमेशा ही बिना कुछ सोचे समझे एक टांग पर काम करने के लिए खड़े रहे और हमेशा इनका ख्याल रखा। कभी एक बार यह तक नहीं सोचा कि हम कितने समय से आराम नहीं कर पाए हैं। पूरी पूरी रात, कई कई रातें उठकर हम यूं ही गुजार दिया करते थे, जिनके लिए हमने अपनी सारी खुशियां भुला दी। अपनी खुशी, अपना आराम सब भूलकर जिनकी खुशियों के लिए ही बस हम जिए, जिन्हें आज तक अपने होते हुए हमने कभी आँच नहीं आने दी, आज वह हमें अग्नि देने के लिए मरे जा रहे हैं। कहते हैं कि जब हमारी मौत हो जाए तब हम उन्हें खबर करवाएं, उससे पहले उनके पास हमारे लिए समय नहीं है। जिनके लिए हमने इतना कुछ किया वे हमें छोड़कर आज इतनी दूर जा बसे हैं और हम यहाँ आज दूसरे के खेतों पर काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं। दूसरों के घरों में तुम बर्तन मांजती हो तब हम खाना खा पाते हैं। तो सुनैना जी छत की तरफ देखते हुए आंसू पोंछकर बोली, बदले में हमें क्या मिला? गांव में इस पुराने छोटे से जर्जर मकान के अलावा हमारे पास आज कुछ बचा भी तो नहीं है। तो मोहन जी बोले कि जानता हूँ सुनैना, तुम दूसरों के घरों में काम वाली बाई बनकर रह गई हो, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। जी तो करता है कि आत्महत्या कर लूँ, कम से कम तुम्हारी ऐसी हालत तो नहीं देख पाऊंगा। यह सुनकर सुनैना जी बोली, देखिए ना आपके चश्मे को, महीनों पहले से इसकी डंडी टूटी पड़ी है, आपके पैरों के जूते फट चुके हैं। ये सब देखकर आंखों में मेरे आंसू आ जाते हैं, पर हमारे बच्चे अपनी दुनिया में खुश हैं, तो अब हमारे लिए यही बहुत है। सोच लेंगे हम कि हमने बच्चे पैदा ही नहीं किए। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मोहन जी अपनी पत्नी को तसल्ली देते हुए बोले कि सच में सच कहा सुनैना तुमने, तुम एक सच्ची माँ हो। काश हमें पेंशन मिल रही होती और बच्चों के कहने पर हम शहर छोड़कर यहाँ नहीं आते, तो शहर में हमारा अपना एक छोटा सा मकान होता और वो 2 बीघा जमीन भी अगर हमारे बेटे के लिए नहीं बेची होती हमने, तो आज अपनी जमीन पर खेती करके कम से कम इज्जत की 2 रोटी तो खाते। बच्चों के लिए तुमने कई बार लोरियां सुनाई और अपनी नींदें गंवाई हैं। आओ आज अपने इस बूढ़े पति के कंधों का सहारा लेकर सो जाओ। इतना कहकर वो गीत गुनगुनाने लगे, राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया भी तुझे मिल जाए, मैं जागूं और तू सो जाए। गाते गाते उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे
और रोते रोते यूं ही गीत गाते हुए कब रात हो गई उन्हें पता भी नहीं चला और दोनों ही ऐसे ही बैठे बैठे सो गए। कुछ रोज बाद जब मोहन जी खेत से लौट रहे थे और अपने टूटे हुए चश्मे के धागे को ठीक कर रहे थे, तभी एक आदमी आया और बोला, अरे मनोहर भाई, आपका बेटा तो शहर में नौकरी करता है ना? सुना है अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर ली है और वहाँ घर भी ले लिया है, और एक यहाँ आप हो कि यहाँ अपने टूटे हुए चश्मे को धागे से बांध रहे हो। आपसे अच्छा तो मैं ही रहा। अच्छा हुआ बेटे को 12वीं करवा कर शहर नहीं भेजा और गांव की खेती बाड़ी में लगा कर रखा। इसी बहाने कम से कम अब हम लोग अपने बुढ़ापे में 2 रोटी तो साथ बैठकर मिल बांट कर खा ही रहे हैं ना। जब जब आपको देखता हूँ तो बहुत बुरा लगता है। आपने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि भाभी जी ने शहर में इतनी तकलीफें सही और आज घर घर जाकर दूसरों के झूठे बर्तन धोए ताकि बेटा पढ़ लिख जाए, काबिल बन जाए तो इज्जत की 2 रोटी खा पाऊँ। पर क्या हुआ, हर रात आप लोग भूखे पेट सोते हो। अपने बेटे से कुछ कहते क्यों नहीं? किशोर भाई मोहन जी से कहते हैं। यह सुनकर मोहन जी बोले, अब मैं कर ही क्या सकता हूँ किशोर भाई। तब किशोर भाई बोले, आप भी हद करते हैं। आप तो पढ़े लिखे नौकरी करने वाले इंसान हैं, फिर आप इस तरह से हार कैसे मान सकते हैं? मैं कहता हूँ अपने दोनों बेटों पर केस करो और अपना खर्चा मांगो। मैंने तो कल ही टीवी पर देखा था कि ये भी बुजुर्गों का अधिकार है। फिर आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आपने कभी उन बच्चों के लिए कोई कमी नहीं रखी, तो अब आप दोनों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। वे लोग वहाँ पर अपनी अच्छी खासी जिंदगी अपने आप जी रहे हैं। वो लोग अपने सुख के लिए आपको यहाँ छोड़ गए ताकि शहर में उनकी बदनामी ना हो। अगर आप हार गए तो सोचो शहर के और बूढ़े माँ बाप क्या करेंगे। बाकी आपकी मर्जी, दोनों बेटे आपके हैं तो आखिरी फैसला भी आपका होना चाहिए। मैं तो बस आपका एक पड़ोसी और आपका शुभचिंतक होने के नाते बस आपको एक सुझाव दे सकता हूँ। इतना कहकर किशोर बाबू वहां से चले गए। मोहन जी को लगा एक साधारण सा किसान इतना साहस रख सकता है, फिर मैं क्यों नहीं। घर गए, अपनी पत्नी से राय मशवरा किया और फिर कुछ निश्चय करके अगले ही दिन गमछे में 2 रोटी, नमक, प्याज बांधकर शहर की तरफ निकल पड़े। शहर में कुछ लोग अभी भी उनकी जान पहचान के थे। उनसे अपनी सारी बात सुनाई और उनके साथ पुलिस थाने में जाकर दोनों बेटों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। 1 हफ्ते बाद जब मोहित को नोटिस मिला तो मोहित ने पोस्ट ऑफिस में फोन करके मोहन बाबू को बुलवाया और कहा, बाबूजी, ये आपने क्या किया? आज तक आपने हमारे लिए किया ही क्या है जो आप हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम आपकी सेवा करेंगे, आपका खर्चा उठाएंगे। मैं कहता हूँ कि अपना केस वापस लीजिए, वरना आप लोगों के मरने के बाद मुख अग्नि देने भी नहीं आऊंगा मैं। और मैं नहीं आया तो सोचिए भैया तो क्या ही आएंगे। मोहन बाबू बोले, आएगा तो तुम्हारा भूत। तुम खुद को क्या ही समझते हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। किसने अधिकार दिया कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पर जितना पैसा मैंने तुम पर खर्च किया वो मुझे लौटाओ, वरना सूद समेत तुम दोनों को वह पैसा लौटाना ही पड़ेगा। और याद रखो, तुम्हारे भाई को भी नोटिस मिल चुका होगा। शराफत से हर महीने हम लोगों का खर्चा दो या फिर कोर्ट में आने के लिए तैयार हो जाओ। जानते हो ना, गरीबी रेखा के नीचे हूँ मैं, तो वकील को भी मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे? इतना कहकर मोहन बाबू ने फोन रख दिया। दोनों भाई अब मोहन बाबू और सुनैना जी से बात करने के लिए बार बार फोन करते रहे, पर इस बार मोहन बाबू ने हिम्मत नहीं हारी
और वो कोर्ट गए। वहां जाकर जज के सामने और समाज के लोगों के सामने उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई और कहा कि जज साहब, मैं नहीं चाहता कल को मेरे बच्चे जैसे दूसरे बच्चे बने और जैसी हालत आज मेरी है वैसी ही किसी और माँ बाप की हो। तो आप मुझे न्याय दीजिए। मुझे इन लोगों से कुछ नहीं चाहिए, पर जितना मैंने इन लोगों पर खर्च किया है, इनसे कहिए कि बस मुझे मेरे वही पैसे लौटा दें। मोहन जी का साहस देखकर वहां बैठे अन्य बुजुर्गों ने ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। जज ने मोहन बाबू के पक्ष में फैसला सुनाया और दोनों बेटों को कहा कि 25-25 लाख रुपए तुम दोनों मिलकर मोहन बाबू के बैंक अकाउंट में जमा करवाओ और गांव में एक अच्छा सा 2 कमरे का मकान बनवा कर दो, वरना तुम दोनों को सजा होगी। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद दोनों बेटे सुनैना जी को पकड़कर बोले, माँ, आप तो बहुत समझदार है ना, आप ही बाबूजी को समझाइए कि बाबूजी ने ये सब क्या नाटक लगा के रखा है। हमें जो बचपन में पढ़ाया तो क्या उसका पैसा वसूल लेंगे हमसे? छी, कैसे पिता हैं हमारे। यह सुनकर सुनैना जी ने जोर का थप्पड़ अपने बेटे को जड़ दिया और बोली कि शुक्र मनाओ, जो मैंने तुम्हें पैदा किया, दूध पिलाया, उसका पैसा नहीं मांग रही हूँ, वरना तुम जैसे बच्चों को तो पानी तक नसीब ना हो। अरे, जो अपने माँ बाप को भूखा मरता छोड़ जाए, जिन बेटों को माँ बाप के दर्द का एहसास ना हो, वो बेटे कैसे? हमारे मरने के बाद भी तुम लोग हमें मुखाग्नि देने मत आना, विनती करती हूँ तुमसे। चलिए जी, इन लोगों से हमारा कोई नाता नहीं है, यहाँ कोई नहीं जो हमारा है। इतना कहकर वो मोहन बाबू का हाथ थामे नए सफर पर चल पड़ी। कोर्ट का ऑर्डर मानने के सिवाय दोनों बेटों के पास कोई चारा नहीं था। अब हर महीने जो 50 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में आए थे, उससे जो भी ब्याज आता था, उसी से उन दोनों का खर्चा आराम से चल जाता था। वक्त बीता, 2 कमरे का मकान बनवाया गया और फिर मोहन बाबू ने 2 बीघा जमीन भी खरीद ली। अब अपनी जमीन पर वे खेती करती और इज्जत की जिंदगी जीने लगे थे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नई कहानी में, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।